everyone. I am a biology educator from the Banaras Hindu University. So let's start our chapter first, living world. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी एक हिस्ट्री दी हुई है। इस हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है ही मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो उन्होंने हैंडल किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अर्नेस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें 3 प्राइजेस मिले थे। तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है। कौन कौन सा? अर्नेस्ट मेयर जो है उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने स्पीसीज डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया था, बताया था। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है उन्हें 3 प्राइज मिला था, इसीलिए उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखनी है। द लिविंग वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ये सब मिलकर, ये सब के सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये सब मिलकर एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहा जा सकता है? क्या कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो वो लिविंग है या नहीं है? तो इसे सब क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में पाएंगे। तो मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है कि ये बताइए, जो आग होता है या फायर होता है वो ग्रो करता है, तो क्या वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? हम किस क्राइटेरिया के बेस पे इसको बता सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ठीक, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले पैरा से क्वेश्चन आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से। तो इस पैरा में जो मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ये मिल के लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। जैसे कि प्लांट, बर्ड, इंसेक्ट हो गया, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो गया जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक और चीज डिस्कस किया है कि अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट में विजिट करें तो वहाँ पे हमें ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या होता है ये आगे देखते हैं। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to as biodiversity. तो जितने भी स्पीसीज अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं वो हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अब तक कितने स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये अलग अलग नंबर पे हमारे अर्थ में पाए जाते हैं और अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये 2 वर्ड से मिलके बना, एक बायो, दूसरा डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स जो भी भिन्नताएं हमारे अर्थ पे पाया जाता है, जो भी अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये हो गया डाइवर्सिटी। और क्योंकि ये लिविंग है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे लिविंग हैं, तो यहाँ से उठाया गया है टर्म बायो। तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज या टाइप ऑफ स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पैरा से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, तो आगे देखते हैं। अब आ गया नॉमेनक्लेचर। सोचो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से बुलाया जाए तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम रखने का एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया है, उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? एक साइंटिफिक तरीका है जिससे कि ऑर्गेनिज्म का आधुनिक नेम दे सके। नीड टू स्टैंडर्डाइज the naming of the living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is known as nomenclature.
तो वही बात कि नॉमेनक्लेचर इसीलिए किया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहे कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, उसका बस एक ही नेम हो, इसलिए नॉमेनक्लेचर रखा जाता है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know what the organism name is attached to. This is identification. अब हमने ये पढ़ा कि नॉमेनक्लेचर जरूरी है। नाम देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म क्या है या फिर वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये पता करना कि ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से बिलोंग करता है उसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। कोई एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए आपको मैं एक मैंगो दूं, ठीक, मैं पूछती हूँ आपको कैसे पता चल रहा है कि ये मैंगो है, तो आप पहले क्या देखेंगे, उसका कलर, शेप, टेस्ट देख के बताएंगे कि हाँ ये मैंगो है। टेस्ट देख के या फिर कलर देख के, शेप देख के आप पहचान जाएंगे कि ये मैंगो है। तो इसका कुछ फीचर्स हुआ ना, तो यही जो फीचर्स हैं हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं यही आइडेंटिफिकेशन है। अब दूसरा हुआ नेम, तो हम इसको मैंगो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो मैंगो है बस इंडिया में या फिर किसी रीजन में बस इसको जाना जाता है कि हाँ मैंगो है, लेकिन वही जो पूरे देश है वो नहीं समझ पाएंगे कि हाँ मैंगो क्या चीज है। लेकिन अगर हम उसका एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर कर दें, जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, अगर हम किसी से भी बोलते हैं ये मैग्नीफेरा इंडिका है, तो वो किसी भी देश का पर्सन है वो समझ जाएगा कि हाँ इसका बात हो रहा है। तो इसलिए जरूरी है आइडेंटिफिकेशन देन नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम या फिर नॉमेनक्लेचर देने के लिए इंटरनेशनल रूल्स बनाए जाते हैं। ये प्लांट्स के लिए अलग होता है और एनिमल के लिए अलग होता है। प्लांट्स के लिए होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, वही एनिमल के लिए होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. स्टडी को आसान बनाने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक साइंटिफिक नेम दिया गया और ये जो नेम्स है ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. तो जो प्लांट का साइंटिफिक नेम देता है या नॉमेनक्लेचर करता है उसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और वही जो एनिमल्स के लिए वो है एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और जो एनिमल का नॉमेनक्लेचर करता है वो है ICZN। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। The scientific name ensure that each organism has only one name. This is very important. तो ये बता रहा है कि ये जो साइंटिफिक नेम हम रख रहे हैं हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक साइंटिफिक नेम ही होता है। अब नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism. Each name has two components, generic name and a specific epithet. The system of providing the name with two components is called binomial nomenclature. जो साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है उसमें पहला नेम जीनस का होता है और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो स्पीसीज का होता है। यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं एक नेम के, इसीलिए इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, this naming system given by Carlos Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हम नेमिंग करते हैं साइंटिफिक नेम उसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो नेम होता है वो जेनस का नेम होता है, जो दूसरा नेम होता है वो स्पीसीज का नेम होता है। मतलब कि हमारा जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है उसका दो कंपोनेंट है, इसी दो कंपोनेंट को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये कार्लस लिनियस ने दिया था और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. It is binomial name. In this name, Mangifera represents the genus and indica is a particular species or the species epithet. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम मैंगो का नेम लिखते हैं साइंटिफिक नेम तो उसका नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जो है वो जीनस है
और इंडिका जो है वो स्पीसीज है या फिर स्पेसिफिक एपिथेट है। क्योंकि ये सिस्टम कॉलस लिनियस ने दिया था, इसलिए कॉलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। नॉमेनक्लेचर के कुछ अलग रूल भी हैं, लाइक अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो। पहला, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। हम जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं ये लैटिन ओरिजिन का होता है। लैटिन एक बहुत पुराना लैंग्वेज है जो बहुत ओल्ड टाइम में यूज किया जाता है। अब वो आजकल आम बोलचाल में लोग इसे यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ साइंस और बायोलॉजी में ही यूज होता है। और ये जो लैटिन लैंग्वेज है हम ये इसलिए यूज करते हैं ताकि पूरी दुनिया में एक ही नाम रहे। और तो और ये जो लैटिन लैंग्वेज है ये एक डेड लैंग्वेज है जो कभी चेंज नहीं होती है, कोई भी वर्ल्ड हो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम रहता है। तो इसलिए लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है ताकि पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म का एक ही यूनिवर्सल और परमानेंट नाम हो। और जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स का क्या मतलब कि थोड़ा सा जो वर्ड होता है वो स्लांटेड होता है, थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है। तो पहला रूल क्या है, जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन ओरिजिन का होता है। सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while second component denote the specific epithet। तो जो पहला नेम होता है वो जीनस को बताता है और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो स्पीसीज को बताता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। तीसरा, both the word in the biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate Latin origin। हम जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला वाला जो है वो जीनस और दूसरा वाला स्पीसीज। इन दोनों को हम लोग अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका को हम लोग साथ नहीं लिखेंगे, मैग्निफेरा लिखेंगे फिर कुछ स्पेस देंगे फिर इंडिका लिखेंगे। और अगर हाथ से लिख रहे हैं हैंड रिटन है तो मैग्नीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। अगर वही चीज प्रिंट किया जा रहा है तो वो इटैलिक्स में होगा जो कि बताता है लैटिन ओरिजिन को। पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर while the specific epithet start with the small letter। It can be illustrated with example Magnifera indica। तो फोर्थ पॉइंट ये बता रहा है कि अगर हम जीनस और स्पेसीज लिख रहे हैं तो जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा, वहीं जो स्पेसीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में होगा। मतलब कि जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पेसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट, उसके सारे लेटर स्मॉल होंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका का। यहाँ पे मैग्नीफेरा को देखिए, मैग्नीफेरा एक जीनस है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। अब उसी के कुछ डिस्टेंस पे इंडिका लिखा हुआ है, इंडिका का जो लेटर है वो सारा का सारा स्मॉल लेटर है, तो ऐसे हम लिखते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा स्लाइड टिल्ट है, यही बता रहा है इटैलिक्स को। इटैलिक्स क्या बताता है, लैटिन ओरिजिन को। आइए फिर से सारे जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। पहला क्या था, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन ओरिजिन के होते हैं और इसको जब प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में किया जाता है। दूसरा रूल ये था कि जो हम पढ़े थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसका जो पहला कंपोनेंट था वो जीनस था और जो दूसरा है वो स्पीसीज है। और तीसरा रूल ये है कि अगर हम बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, अगर हाथ से लिखते हैं तो हमें सेपरेटली जीनस और स्पीसीज को अंडरलाइन करना होगा और अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो वो इटैलिक्स में होगा, जो कि बताता है, इंडिकेट करता है लैटिन ओरिजिन को। और चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट ये बता रहा था है जो पहला कंपोनेंट है जीनस, ये जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। और वही जो स्पीसीज है उसका सारा वर्ड स्मॉल लेटर में होगा। आइए हैंड रिटन से समझते हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। यहाँ पे हमने हाथ से लिखा है इसीलिए इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे और ये कुछ दूरी पे है। जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल है। उसी तरह इंडिका का सारा जो लेटर है वो स्मॉल है, ऐसे ही लिखेंगे। आगे चलते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम।
It is written in abbreviated form. Example, Magniferum indica Linn. It indicates that the species was first described by the Linnaeus. साइंटिफिक नेम लिखने के बाद ऑथर का भी नाम लिखा जाता है। लाइक पहले हमने जीनस लिख दिया, फिर स्पीसीज लिख दिया, उसके बाद ऑथर का नेम लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जीनस हो गया, इंडिका स्पीसीज हो गया, और लिन जो है, लिन इंडिकेट कर रहा है लीनियस को। और ये जो लीनियस है ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। एब्रीवेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो ऐसे साइंटिस्ट का भी नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे लीनियस ये बता रहा है कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो लीनियस द्वारा दिया गया हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। Since it is nearly impossible to study the all living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अब तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हो चुके हैं, तो हम एक एक करके सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम एक कैटेगरी बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास 100 बुक हैं, अगर सब बुक्स को एक ही जगह रख दो और आपको बायोलॉजी की बुक ढूंढनी हो तो प्रॉब्लम होगी, होगी ना? यस, होगी। इसलिए हम बुक्स को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे एक लाइन में बायो की बुक रख दी है, एक लाइन में फिजिक्स की रख दी है, एक लाइन में केमिस्ट्री की रख दी है। तो अब अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, इसीलिए हम ऑर्गेनिज्म को भी ऐसे कैटेगरी बना के क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म को उनके कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड करना, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर आप अपने आसपास सराउंडिंग में देखें तो आपको डॉग दिखेगा। अगर आप डॉग को देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते ना कि ये कैट है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जो डॉग का कुछ कैरेक्टर है वो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये कैरेक्टर है तो ये डॉग ही होगा। उसी तरह आपको अगर राइस और व्हीट में डिफरेंशिएट करना हो तो आप उनके कैरेक्टर के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे कि हाँ, ये व्हीट है और ये राइस है। अब ये जो अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, ये सारे के सारे एक कैटेगरी है। साइंटिफिक टर्म में ये जो हम ग्रुप बना रहे हैं उसी को टैक्सॉन बोलते हैं। जैसे एनिमल एक टैक्सॉन है, मैमल अलग टैक्सॉन है, डॉग अलग टैक्सॉन है। तो ये जो सारे ग्रुप हैं इनको टैक्सॉन बोलते हैं। अब आप सोचेंगे टैक्सॉन और टैक्सा में क्या डिफरेंस है? आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ तो बुक में हमें टैक्सा दिख रहा है कि डॉग, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल और कन्वीनिएंट categories we use to study organism. The scientific term used for this category is taxa. यहाँ पे तो टैक्सा लिखा हुआ है। अब टैक्स और टैक्सॉन में ये डिफरेंस है कि जो टैक्सॉन होता है, जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो उसे टैक्सॉन कहा जाता है, और वही प्लूरल फॉर्म में बहुत सारे अगर ग्रुप हैं तो उसे टैक्सा बोला जाता है। तो ये सारे के सारे टैक्स हैं, लेकिन अगर हम एक की बात करें, मतलब कि मैमल्स की बात करें, तो वो एक टैक्सॉन है। समझ आया? जो एनिमल अगर एक अलग टैक्सॉन है, मैमल एक अलग टैक्सॉन है, डॉग एक अलग टैक्सॉन है, तो हम ये बोल सकते हैं ये सब के सब टैक्सा हैं, बट एट अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि ये सब एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है therefore animal, mammal and dog represent taxa at a different level, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी है अलग लेवल पे। तो क्या बोलेंगे कि जो एनिमल, मैमल और डॉग है ये टैक्सा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है। बात याद रखना, जब टैक्सॉन बोले मीन्स एक ग्रुप, और जब टैक्सा बोले मतलब बहुत सारे ग्रुप। Hence, based on the characteristics, all living organism can be classified into different taxa. This process is called as taxonomy. हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनके फीचर्स के बेसिस पे अलग अलग टैक्सा में कैटेगराइज करते हैं। इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब ये जो टैक्सोनॉमी है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें कि हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। External and internal structure, along with the structure of cell development processes and ecological information of organism, are essential and form the basis of modern taxonomic studies.
तो टैक्सोनॉमी के लिए साइंटिस्ट ये कैरेक्टर देखते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी के बाहर का शेप देख के, इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर का शेप देख के, उनका सेल स्ट्रक्चर देख के, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा हो रहा है वो देख के, और उनका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब कि इन्वायरमेंट में कैसा रोल है, ये सब देख के टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किया जाता है। Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the process that are basis of the taxonomy। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन ऑर्डर में आता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास टैक्सोनॉमी की 4 चीजें हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सीरीज में है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होगा, फिर आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर नॉमेनक्लेचर होगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा। मान लीजिए कोई नया चीज मिला तो सबसे पहले क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन। पहले उसको हम उसके फीचर्स देखेंगे, अब फीचर्स देख लिए उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन होगा, अब हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये चीज है। अब जब आइडेंटिफाई होगा फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका नाम रखेंगे, उसका नाम रखने के बाद उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे, उसको ग्रुप में रख देंगे। ठीक, तो ये प्रोसेस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। Taxonomy is not something new. Human beings have been always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use। टैक्सोनॉमी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने जमाने में भी जो लोग थे वो प्लांट्स और एनिमल को पहचानते थे और अलग अलग ग्रुप में रखते आ रहे थे। ह्यूमंस हमेशा से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स के बारे में जानना चाहता था। और क्यों जानना चाहता था कि उसके लिए कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म काम आ सकता है, जैसे कि कौन सा प्लांट खाने के लायक होता है, कौन सा मेडिसिन के लिए अच्छा होता है। In earlier days, human beings needed to find sources for their basic need for food, clothing, and shelter. The earliest classification were based on the uses of various organisms. This is very important। ये सब जो थी फूड और जो भी फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर था, ये उन्हें नेचर से ही प्रोवाइडेड था। वो एनिमल और प्लांट्स को फूड की तरह यूज करते थे, एनिमल और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स के कपड़े पहनते थे, शेल्टर के लिए बम्बू वगैरह प्लांट्स का यूज करते थे। इसीलिए पहले के टाइम में जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाया गया था, जो क्लासिफाई किया गया था, वो साइंटिफिक बेसिस पे ना होके यूजर्स के बेसिस पे था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था ये था कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था वो किस बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग more about the different kind of organisms and their diversities, but also relationship among them। This branch of study was refers to as systematics। Humans जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते थे, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहते थे, साथ ही साथ ये भी जानना चाहते थे कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है। यहाँ से एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक एक ऐसे ब्रांच है जिसमें डाइवर्सिटी के साथ साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में भी बताया जाए, दो ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी बताया जाए, उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको एक डिफरेंस बताती हूँ टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में। टैक्सोनॉमी क्या था, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और नॉमेनक्लेचर करते थे, वो टैक्सोनॉमी था। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ साथ टैक्सोनॉमी भी आता है। तो टैक्सोनॉमी हम सब पहले ही जानते हैं, हमको समझना है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे लिंक है। एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाया, तो यही बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे कनेक्टेड है। Word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of the organism। ये जो सिस्टमैटिक्स है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है सिस्टमा। मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर ऑर्डर या सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में स्टूडेंट को क्लास वाइज अरेंज किया जाता है, वैसे ही बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। गॉट इट? आगे चलते हैं।
Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematic takes into account evolutionary relationship between the organism. This is very important. लिनियस ने एक बुक भी पब्लिश किया था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुराई। बाद में सिस्टमैटिक्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी रखा गया था। सिस्टमैटिक्स में एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ये बताता है। क्लासिफिकेशन ही नहीं करता, सिर्फ क्लासिफिकेशन ही नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है इवोल्यूशन के थ्रू, और ये भी बताता है कि ऑर्गेनिज्म का कॉमन एंसेस्टर क्या हुए हैं, वो कैसे एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं। अब यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जिससे कि आप लोग इजली इसको देख पाए। अब मैं कल इसका दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी, तब तक आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है उसे मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए, इसे क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर का एक और पार्ट बनेगा, मतलब कि लिविंग वर्ल्ड का 2 पार्ट बनेगा, पहला और दूसरा। दूसरा मैं कल अपलोड करूंगी, फिर आपका चैप्टर लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।